साइली के साथ हुआ 5 लाख का बड़ा फ्रॉड। साइली फंस चुकी है मंदिरा के जाल में। वही साइली जिसने बड़ी मेहनत मशक्कत करने के बाद 5 लाख रुपयों का इंतजाम किया था, जहाँ पे 4.5 लाख रुपए उसने लगाए थे उसके ऑर्डर में ताकि वो 50,000 रुपए कमा ले, और इन पैसों के लिए उसने रोशनी तक से लड़ाई कर ली थी। साइली ने तेज के इलाज के पैसे दिए थे जो कि रोशनी ने लौटाए नहीं टाइम पर, जिसके चलते साइली को किसी और से पैसे उधार लेने पड़े। लेकिन साइली ने जैसे तैसे करके 10 जगह हाथ मार के पैसों का इंतजाम किया और इस ऑर्डर को पूरा किया। लेकिन बाद में साइली को पता चलता है कि उस मैनेजर ने तो साइली को धोखा दिया और गलत कागजातों पे बिना पढ़े ही साइन करवा लिए। उसमें साफ तौर पे लिखा था कि साइली को पहले ही पूरा पेमेंट कर दिया गया है। ये बात सुनने के बाद मानो साइली के पांव तले जमीन खिसक जाती है और फिर साइली कुछ ऐसा करती है जो जानकर आप भी दंग रह जाओगे। क्या इस बार सही में मंदिरा का पर्दाफाश होने वाला है या फिर कहानी किसी और ही दिशा में जाएगी? आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए उड़ने की आशा के लेटेस्ट एपिसोड का रीकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है सचिन और परेश से। इस वक्त तक ये दोनों ही रेणुका होम अप्लायंसेस में आ गए होते हैं, यानी तेजस के शोरूम में, जिसके चलते सुल्तान को मजबूरन ही अपने चेहरे को ढकना पड़ता है। सचिन की नजर इस वक्त तक सुल्तान पे पड़ चुकी थी। सचिन सुल्तान को रोकता है और कहता है कि ए राइडर कहाँ जा रहा है, रुकना। यह सुन के कहीं ना कहीं सुल्तान चुप हो जाता है और रोशनी का दिल बहुत तेज तेज धड़कने लगता है। रोशनी की जान हलक में थी, क्योंकि अगर सचिन ने देख लिया कि यह और कोई नहीं बल्कि रोशनी का चाचा है तो सचिन को शक हो जाएगा और फिर सचिन का डिटेक्टिव माइंड कहीं ना कहीं रोशनी का भी पर्दाफाश कर देगा। लेकिन मानो इस बार किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि जैसे ही सचिन उसके पास में जाता है, सचिन कहता है कि क्या राइडर साहब आप अपना फोन तो भूल ही गए, लो आपका फोन बज रहा था। सुल्तान बिना कुछ कहे फोन को ले लेता है और वहाँ से चला जाता है। सचिन को शक हो उससे पहले ही रोशनी सचिन को भटकाने के लिए कह देती कि सचिन और काका आप यहाँ पर, कुछ काम था क्या? सचिन कहता है कि अरे हाँ, ये राइडर के चक्कर में मैं तो भूल ही गया। भावना की शादी में ज्यादा दिन नहीं बचे, इसीलिए उसकी शादी में जितना भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है ना, हमें यहीं से ही खरीदना है। अगर तू अच्छा डिस्काउंट देगी तो हम यहाँ से खरीदेंगे, नहीं तो हम कोई और दुकान पकड़ दें। रोशनी कहती कि क्यों नहीं, यहाँ पर तो सबसे अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। खैर इतना कहकर रोशनी सचिन और परेश दोनों को ही इलेक्ट्रॉनिक आइटम दिखाने लगती है। इस वक्त तक रोशनी को चैन की सांस आती है, क्योंकि सुल्तान इस वक्त तक यहाँ से जा चुका था और हर बार की तरह इस बार भी रोशनी का राज सभी के सामने आने से रह जाता है। खैर जस्ट अगले ही सीन में हम देखते हैं कि सचिन और साइली से मिलने भावना और उसके घर वाले आए होते हैं। तो ना केवल वो आए थे बल्कि वह तो एक खुशखबरी भी दे रहे थे कि बहुत ही जल्द भावना की शादी होने वाली है, और वो बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि सचिन और साइली ने भावना की शादी के लिए इतनी तैयारी करी जितनी वह अकेले कभी भी नहीं कर पाते। इसीलिए वह सचिन और साइली को धन्यवाद करने आए थे। और उसी वक्त उन्हें आ जाता है लड़के के मामा का कॉल, यानी सुल्तान का कॉल। वो फोन को स्पीकर पे रख के बात करते हैं और कहीं ना कहीं सुल्तान की आवाज सुन के सचिन और साइली इन दोनों का ही डिटेक्टिव माइंड एक्टिवेट हो जाता है। इन्हें लगता है कि यह आवाज तो कहीं ना कहीं सुनी सुनी सी लग रही है। सचिन अपने दिमाग पे जोर डालता है और इतने में ही भावना और उसके घर वाले वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद सचिन साइली से कहता है कि साइली ये आवाज तो कहीं सुनी सुनी सी लग रही है। साइली कहती है कि मैं भी तुमसे यही कहने वाली थी सचिन, मुझे भी ऐसा लग रहा था कि यह आवाज मैंने कहीं तो सुनी है लेकिन ध्यान नहीं आ रहा है। सचिन कहता है कि आज तक ही सचिन किसी की भी आवाज सुन के कंफ्यूज नहीं हुआ है कि आखिर वह इंसान कौन था, लेकिन आज तो साइली मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। खैर अगले ही पल हम देखते हैं अरुण को, जो कि इस वक्त तक मंदिर के बाहर आया होता है, वह भी अपनी यूनिफॉर्म में। यह देखकर जूही तुरंत अरुण के पास आती है और कहती है कि अरुण जी आप यहाँ पर यूनिफॉर्म में क्या कर रहे हैं, क्या आप यहाँ पर भी किसी का चालान काटने आए? उसी वक्त अरुण कहता है कि नहीं नहीं, मैं तो भगवान के दर्शन करने आया था, साथ ही मुझे तुमसे कुछ बात भी करनी थी। जूही कहती है कि हाँ कहिए। अरुण इस वक्त तक बातों को घुमाने लगता है और आखिर में वो मुद्दे की बात पर आ ही जाता है कि उसने जो प्रपोजल जूही को दिया था आखिर उसका क्या हुआ। जूही कहती कि अरुण जी आपने कहा था ना कि मैं जितना वक्त ले सकूं इतना वक्त ले लूं, तो अभी तो एक ही दिन हुआ है और आप एक ही दिन में मुझसे जवाब मांगने आ गए। वैसे भी मैंने आज से पहले कभी भी शादी के बारे में सोचा भी नहीं है और अचानक से ही आपने मुझ पे इतना बड़ा बम डाल दिया, तो मुझे थोड़ा तो समय लगेगा इस झटके को सहन करने के लिए। इस वक्त तक अरुण कहता है तो क्या मैं इसका जवाब हाँ समझूं? जूही कहती कि नहीं, अभी मैंने इसके बारे में कुछ भी नहीं सोचा है, लेकिन जब तक मैं जवाब नहीं देती तब तक के लिए हम दोस्त बन के रह सकते हैं। अरुण इस वक्त तक जूही से पूछता है कि वो कब तक जवाब दे देगी। जूही कहती है कि उसको इन सारी चीजों में समय लगेगा। अरुण कहता है कितना समय लगेगा? मतलब मैं आपको फोर्स नहीं करना चाहता, लेकिन अगर तुम मुझे बता दोगी कि तुम्हें इतना टाइम लगेगा तो शायद मेरे दिमाग में सारी चीजें घूमेगी नहीं। लेकिन जूही इस वक्त तक समय नहीं बताती है। खैर अगले ही पल हम देखते हैं कि रेणुका से मिलने आई होती है रिया की मॉम। रिया की मॉम इस वक्त तक गुस्से में लग रही थी। रेणुका सबसे पहले तो उनका स्वागत करती है, लेकिन वो स्वागत को ही अस्वीकार कर देती है। साथ ही वो रेणुका पे चिल्लाते हुए कहती है कि समदन जी हमें यह बात समझ में नहीं आ रही कि आखिर इस घर में कितनी ज्यादा समस्या आती है और हर समस्या का बोझ मेरी ही बेटी को क्यों उठाना पड़ता है। इस वक्त रेणुका को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पर चल क्या रहा है। उसी वक्त आ जाता है सचिन। सचिन आते ही ममता की बेइज्जती करने लगता है, लेकिन रेणुका इस वक्त तक सचिन को चुपचाप करा के बिठा देती है। वह सचिन और साइली दोनों से कहती है कि अभी हम दो बड़े बात कर रहे हैं ना, तो बीच में तुम दोनों का मुंह नहीं खुलना चाहिए और तुमको कुछ काम धंधा नहीं है कि जो तुम यहाँ पर आके हमारी बातें सुन रहे हो। सचिन इस वक्त कहता है कि मैं तो बातें सुनूंगा क्योंकि ये
मेंढक की जो माँ है ना, जब भी घर में आती है कोई ना कोई बम फोड़ कर ही जाती है और जो भी नुकसान होता है वो साइली और मेरे को ही भुगतना पड़ता है। खैर इस वक्त तक रेणुका कहती है कि इनकी बात को तो छोड़िए ममता जी, आप बताइए कि आखिर हुआ क्या है, आप किस बात से नाराज हैं। ममता इस वक्त तक साफ तौर पे कह देती है कि वह इस बात से नाराज है कि उसकी बेटी को वेटर की जॉब करनी पड़ रही है। उन्होंने अपनी बेटी को राजकुमारी की तरह रखा है और वो यही चाहती थी कि जहाँ पर रिया की शादी हो वह घर वाले भी उसे राजकुमारी की तरह ही रखें। लेकिन बाद में उसने यह घर चुना। चलो इस घर को चुना तो चुना, उन्हें इस बात की उम्मीद थी कि इस घर में वह कम से कम सुखी जीवन तो जिएगी। लेकिन आज उन्होंने अपनी बेटी को रेस्टोरेंट में एक वेटर की जॉब करते हुए देखा, लोगों के झूठे बर्तन उठाते हुए देखा। चलो घर तक तो बात समझ में आती थी, लेकिन दूसरे लोगों के पैसों के लिए ये सारी चीजें हम कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस वक्त परेश कहता है कि देखिए ममता जी आप गलत समझ रही है। लेकिन ममता इस वक्त परेश की भी इज्जत नहीं करती और एक खाली चेक फाड़ कर टेबल पे रखते हुए कहती है कि परेश जी लीजिए यह चेक, आपको जितने भी पैसे चाहिए ना आप इस चेक में लिख लीजिए और ले लीजिए। लेकिन मेरी बेटी ऐसा गिरा हुआ काम नहीं करेगी। अब हमें नहीं पता आपके घर में इस काम को क्या कहा जाता है, लेकिन हाँ हमारी फैमिली में इस काम को रेप्यूटेड काम नहीं माना जाता। हमें तो यह भी पसंद नहीं कि वह डबिंग करती है, लेकिन फिर भी वह उसका शौक था तो हमने उसे करने दिया। लेकिन वेटर का काम तो कहीं से भी शौक का काम नहीं लग रहा, यह काम वो मजबूरी में कर रही है। इस वक्त सचिन बीच में बोलने लगता है और कहता है कि ये सारी चीजें अंग्रेजी मेंढक अपनी मर्जी से कर रही है। इस वक्त रोशनी भी सचिन का साथ देते हुए कहती है कि हाँ सचिन बिल्कुल सही कह रहा है, ये सारी चीजें रिया करना चाहती थी और उसने सारी चीजें इसलिए करी है ताकि आकाश और वो साथ में टाइम स्पेंड कर सके। ममता कहती है कि कारण चाहे कुछ भी रहा हो, लेकिन हमारी बेटी यह काम नहीं करेगी। खैर सचिन गुस्से में आके वह चेक ले लेता है और उसमें अमाउंट भरने लगता है। इस वक्त तक परेश कहता है कि सचिन ये तो क्या कर रहा है। सचिन कहता है कि बाबा मुझ पे भरोसा रख। उसके बाद सचिन 5 लिखता है और उसके बाद 0 लगाने लगा है और तब तक 0 लगाता है जब तक वह 5 रुपया 50 करोड़ नहीं बन जाता। 50 करोड़ का अमाउंट सुन के मानो ममता के पांव तले जमीन खिसक जाती है। हालांकि ममता अमीर है, लेकिन इतनी भी अमीर नहीं है कि वो 50 करोड़ रुपए सचिन को दे दे। अगर इतना अमाउंट उसके बैंक से चला गया ना तो वो खुद ही गरीब हो जाएगी। इसीलिए वो सचिन के पास आती है और सचिन से कहती है कि सचिन किसने कहा था तुम्हें ये अमाउंट भरने का, हमने तुम्हें ये चेक नहीं दिया है, मैंने ये चेक परेश जी को दिया है और वही इसमें अमाउंट भरेंगे। इस वक्त सचिन कहता है कि बाबा भरे या बाबा का बेटा भरे, इसमें कोई भी फर्क नहीं है और वैसे भी बाबा मेरी बात को कभी भी नहीं टालते, इसलिए मैं जा रहा हूँ 50 करोड़ रुपया लेने। ममता कहती है कि तुम नहीं जा सकते, तुम में दिमाग है कि नहीं, 50 करोड़ रुपए का तुम क्या करोगे। इस वक्त सचिन कहता है कि तूने ही कहा था ना जब चेक फाड़ा था तो पूरी चौड़ में फाड़ा था, तो मैंने भी अमाउंट चौड़ में भर दिया। इस वक्त ममता कहीं ना कहीं चेक को छीन रही होती है तो सचिन गुस्से में आके चेक को ही फाड़ देता है और ममता की बहुत बेइज्जती भी करता है। ममता जाते जाते कह देती कि मैं यहाँ पर किसी की बेइज्जती करने नहीं आई थी, बल्कि मुझे अपनी बेटी की चिंता थी, इसीलिए मैं यहाँ पर आई थी आकाश की मदद करने में ताकि वह अपना खुद का रेस्टोरेंट खोल सके। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं रेणुका के दिमाग में यह बात तो डल चुकी थी। ममता के जाने के बाद रेणुका परेश से बात कर रही होती है कि ममता जी जो कुछ भी कह रही थी वह तो इस परिवार का भला ही चाहती है ना, वह चाहती है कि आकाश और रिया अपने खुद के रेस्टोरेंट में काम करें, दोनों एक दूसरे के साथ समय बिता पाएं। परेश कहता है कि देख रेणु, मैं अपने बच्चों के बीच में कभी भी नहीं बोलता, लेकिन अगर तुम मुझसे पूछेगी तो मैं नहीं चाहता कि वह जॉय का पैसा मेरा बेटा आकाश ले, लेकिन आकाश से बढ़ के मेरे लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए जो भी उसका निर्णय रहेगा वही मेरा निर्णय रहेगा। रेणुका कहती तो ठीक है, फिर मैं आकाश से ही बात कर रही हूँ। उसके बाद रेणुका आकाश को बुलाती है और उसको ये पूरी ही कहानी बता रही होती है। कहानी सुनने के बाद मानो आकाश गुस्से में आग बबूला हो जाता है। इस वक्त रिया कहती कि इस बात को इतना ज्यादा बढ़ाने की कोई भी जरूरत नहीं है, और वैसे भी आकाश मॉम तो तुम्हारा भला ही चाह रही थी ना। सचिन कहता है कि वो भला नहीं चाह रही थी, बल्कि वो बाबा की बेइज्जती करने के लिए यहाँ पर आई थी। आकाश कहता है कि राइट रिया, मैं तुम्हारे घर वालों के पैसों से रेस्टोरेंट नहीं खोलना चाहता। रिया कहती है कि आकाश तुम कब तक अपनी ईगो में रहोगे। आकाश कहता है जब तक मेरे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है तब तक मैं अपनी ईगो में ही रहूंगा। कहीं ना कहीं इस वक्त घर का माहौल और ज्यादा गरमाने लगा है। इस तरह हम साइली को देखते हैं जिसको कि उस ऑर्डर के बारे में ध्यान आता है, साथ ही मैनेजर का कॉल भी आ जाता है, जिसके चलते साइली को पैसे लेने के लिए जाना पड़ता है रोशनी के पास। लेकिन इस वक्त तक रोशनी अपने हाथ ऊपर कर देती है। रोशनी कहती है कि उसके पास पैसे है ही नहीं देने के लिए, साइली उसे थोड़ा टाइम दे और थोड़े टाइम में वो साइली के पैसे चुका देगी। खैर साइली को इस वक्त पैसों की टेंशन होने लगती है और इसी के साथ ही खूबसूरत एपिसोड यहीं पर ही समाप्त होता है। खैर आपको ये रिकैप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करना ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो।